नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, हम लोगों ने कल जो है वो मौर्योत्तर काल की राजनीतिक व्यवस्था को देखा था और उसमें जो कुछ भी महत्वपूर्ण था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोगों ने समझा था। आज जो है हम लोग मौर्योत्तरकालीन कला को देखेंगे। यहाँ जो प्रश्न है बेसिकली जो समाज, अर्थव्यवस्था और अन्य चीज़ों से जो प्रश्न बनते हैं वो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि मेंस की परीक्षा के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, 500 वर्षों का इतिहास है। तो आपको मेंस में जो है ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ प्रीलिम्स के हिसाब से इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं सीधे सीधे, तो मैंने उन सारी चीज़ों को यहाँ पे ले रखा है ताकि आपके प्रीलिम्स के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो यहाँ से सीधे कंप्लीट हो जाएँ। आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, जो मौर्योत्तरकालीन कला है वो बेसिकली इस समय भारतीय उपमहाद्वीप पे जिन जिन राजवंशों ने शासन किया था उन्होंने कला को प्रश्रय दिया और उनके अवशेष जो हमें आज देखने को मिलते हैं हम उसको देखेंगे। तो हम जानते भी हैं कि जैसे मौर्य काल में बुद्धिज़्म का जो प्रभाव था वो काफ़ी बढ़ा हुआ था और उस समय जो है बुद्धिज़्म से रिलेटेड बहुत सारे आर्किटेक्चर आप देखिए अशोक द्वारा निर्माण कराए गए, दशरथ द्वारा कराए गए और भी बहुत सारे प्रश्रय दिए गए। आगे चल के हम देखते हैं कि शुंग काल में शुंग शासकों द्वारा भी इन बौद्ध स्तूपों और बौद्ध स्मारकों को संरक्षण दिया गया और उससे संबंधित कला का विकास किया गया। तो आप देखिए कि जो कुछ स्तूप हम देखते हैं जैसे भरहुत में, सांची में, तो ये इनका निर्माण जो है वो मौर्य काल में ही हो गया था, लेकिन उस समय जो है ये स्तूप अपने मूल स्वरूप में ईंटों से बनाए गए थे। लेकिन जब शुंग काल में हम आते हैं तो इनको प्रस्तर से मढ़े जाने का कार्य किया जाता है और इनके अलंकरण का काम किया जाता है। तो देखिए, जो सबसे पहला स्तूप हम देखेंगे शुंग काल में, ये है भरहुत स्तूप। ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। अब स्थित था कह सकते हैं, क्योंकि अब स्तूप, ये जो भरहुत स्तूप है ये अपने मूल स्वरूप में वहाँ पे अपने स्थान पे नहीं है और इसके जो पाषाण खंड हैं या इसके जो अवशेष हैं वो आजकल आप कभी इलाहाबाद स्टेट म्यूजियम जाने का मौका मिले तो उसमें इसकी बहुत सारी कलाकृतियाँ और बेहद ही खूबसूरत कलाकृतियाँ आपको भरहुत स्तूप से जुड़ी हुई वो आपको देखने को मिल सकती है। और इसकी खोज जो है 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। अब ये अपने मूल स्वरूप में नहीं है तो यहाँ कुछ आपको इस तरह से नहीं दिखेगा। दूसरा जो प्रमुख स्तूप रहा है शुंग काल में वो है सांची का स्तूप। और आप सभी जानते भी हैं कि जो सांची का स्तूप है आज अपने मूल रूप में वो है और वहाँ पे सांची में मुख्य रूप से 3 स्तूप हैं। तो जो सबसे बड़ा स्तूप या मुख्य स्तूप वहाँ का है जिसमें भगवान बुद्ध के दंतावशेष रखे गए हैं उसको जो है वहाँ पे महास्तूप की संज्ञा दी जाती है और वो बेहद ही अलंकृत स्तूप है। अब आप जाएंगे देखेंगे तो उसके तोरण द्वार और उसके बाद उसका प्रदक्षिणा पथ ये सब बेहद ही अलंकृत हैं और अब तो जो है एएसआई द्वारा वो प्रिजर्व है तो काफ़ी अच्छी स्थिति में आपको देखने को मिलेगा। और इस सांची स्तूप की स्थिति जो है वो रायसेन जिला है, मध्य प्रदेश का रायसेन जिला है, उस रायसेन जिले में यह पड़ता है। और 1818 ईस्वी में जनरल रायलट द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। आप इन सब चीज़ों को याद रखिए क्योंकि देखिए जनरली एग्जाम में इस तरह की चीज़ें ही आपसे पूछी जाती हैं कि किसने खोजा, तो रायलट ने खोजा। यहाँ आप देखिए किसने खोजा, तो कनिंघम ने खोजा। अब मैं आपको इसके साथ कुछ चीज़ें बताता जा रहा हूँ जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बन सकती हैं कि किस तरह से जो है इनका निर्माण जो होता है मूल रूप में वो मौर्य काल में होता है, लेकिन इनका परिवर्धन और संवर्धन जो है वो आगे शुंग काल में चल के होता है। तो इसको भी आपको समझना है कि इनके विकास क्रम को भी समझना है। अब देखिए, जो ये सांची का स्तूप मैं आपको बता रहा था कि महास्तूप की इसको संज्ञा दी जाती है, इसमें क्या है, भगवान बुद्ध के दंतावशेष रखे गए हैं इन सांची के स्तूप में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस स्तूप से जो है कुछ नाम पाए गए हैं, ताम्रपत्रों पे कुछ नाम पाए गए हैं और उन नामों की समानता जो है दीपवंश और महावंश में जो अशोक धर्म प्रचारक भेजा रहता है उनसे काफ़ी साम्य है। यानी जो हमारे लिटरेरी सोर्स हैं धर्म प्रचारकों को भेजने के अशोक द्वारा, उन नामों का जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो भी मिलता है। तो लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल दोनों जब मिल जाते हैं तो वो किसी भी ऐतिहासिक तथ्य की पुष्टि कर देते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है इतिहास के दृष्टि से। फिर देखिए, यहाँ पे जो स्तूप संख्या 2 है वो जो महास्तूप है उसके पास में ही बना हुआ है। जब आप कभी सांची जाएंगे तो सामने जब आपके गेट से एंट्री करेंगे तो जब सामने आपको महास्तूप दिखेगा उसके लेफ्ट साइड में, यानी रास्ते के लेफ्ट साइड में जो है ये 2nd नंबर का स्तूप और इसमें भी विभिन्न प्रचारकों या धर्म प्रचारकों के वो जो है भग्नावशेष या अवशेष रखे गए हैं। अब इसके बाद जो यहाँ स्तूप संख्या 3 है ये मुख्य स्तूप से थोड़ा नीचे जाके है और इसमें आपको याद रखना है कि देखिए 2 लोगों के अवशेष रखे गए हैं।
ये पूछा भी गया है परीक्षा में, इसलिए कभी पूछा भी जा सकता है। कौन कौन है? सारिपुत्र और महामोदगलायन, इन दो बौद्ध विद्वानों के जो है अवशेष, अस्थि अवशेष जो है महास्तूप संख्या 3 में स्थित है। और हम जानते भी हैं कि सांची के पास में ही जो लघु स्तंभ लेख अशोक का रहा है, और मैंने आपको बताया भी कि संघ भेद का उसमें वर्णन है, तो इसी सांची महास्तूप के पास में ही स्थित है। और इसी सांची महास्तूप के पास में एक मंदिर संख्या 17 आता है, उसकी चर्चा मैं आगे आपसे जब टेम्पल आर्किटेक्चर गुप्त काल में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं करूंगा। यहाँ पे क्या है कि बस एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इसी सांची स्तूप के पास में वो मंदिर संख्या 17 भी है, जो कि मंदिर निर्माण का प्राचीनतम एविडेंस माना जाता है, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ जो देखिए शुंग काल में यही मुख्य मुख्य जो आर्किटेक्चर जो है वो देखने को मिलते हैं। अब शुंग काल के बाद देखिए हम देखते हैं सातवाहन काल में। तो सातवाहन काल में आप ये समझिए कि जो दक्कन का क्षेत्र था उसमें बहुत ही अलंकृत गुफाओं का निर्माण किया गया था। और जो हम गुफा निर्माण का कार्य देखते हैं मौर्य काल में, मैंने आपको बताया था कि गया में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों पे आप जानते हैं कि जो गुफाओं का निर्माण किया गया था, तो वो अपने प्राइमरी स्टेज में थी और वो बेहद ही उनका अलंकरण सादा और सामान्य ढंग का। लेकिन जब हम सातवाहन युग में आते हैं यानी मौर्योत्तर काल में आते हैं, तो जो गुफा निर्माण की तकनीक होती है वो काफ़ी विकसित अवस्था में आ जाती है। अब आप ये समझिए कि गुफाओं को खोद के अंदर बनाया जाता था और उसमें जो है महाविहार और उसके बाद चैत्य का जो निर्माण किया जाता था। तो गुफाओं में रोशनी और हवा के लिए गुफाओं का जो आकार था उसको अश्वनाल वातायन के ढंग का बनाया जाता है, यानी इस तरह से, ताकि ये जो गैप आप देख सकते हैं इससे रोशनी और हवाओं का प्रकाश हो और गुफा में अंधेरा न हो। तो आप ये सोचिए कि टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप हो रही है, तो उसका भी हमें एक प्रमाण देखने को मिलता है कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है इन सारे चीज़ों में, कला में। तो ये जो सातवाहन कला है इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा वेस्टर्न इंडिया वाला हिस्सा है, वेस्टर्न घाट, उसमें 8 गुफाएं मुख्य रूप से सातवाहन कला से जुड़ी हुई हैं। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, और किन गुफाओं में क्या महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए पहली गुफा इसमें भाजा, कोंडाने, पीतलखोरा, अजंता, बेडसा, अजंता गुफा संख्या 9, नासिक और कारले, ये 8 गुफाएँ हैं जिसमें आपको सातवाहन कालीन कलाओं को देखने का मौका मिलता है। तो अब देखिए जो भाजा गुफा है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि सबसे प्राचीन गुफा यहाँ पे भाजा ही है। अच्छा, इनका जो निर्माण का टाइम है वो समझिए 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच ठहरता है, और इसमें जो है गुफा चैत्य और विहार दोनों का निर्माण किया गया है भाजा में। अब उसके बाद जो कारले गुफा है, कारले गुफा देखिए सबसे सुंदर, सबसे सुरक्षित, सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध है। जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे अभी भी बहुत ही सुरक्षित अवशेष जो है चैत्य के और महाविहार के बचे हुए हैं कारले में। अब जो एक प्रमुख गुफा यहाँ पे कान्हेरी है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था, वो मैंने यहाँ लिखा है कि 11 सिर वाले अवलोकितेश्वर, इनका जो है अंकन इस कान्हेरी की गुफा में आपको देखने को मिलता है। अब इसके बाद ये मुख्य गुफाएँ होंगी। अब इन गुफाओं में एक अच्छी बात क्या है कि इस समय देखिए जो राजकीय संरक्षण होता है उसके अलावा लोगों का भी सहयोग है, और इसमें जब आप देखेंगे बहुत सारे जो अभिलेख पाए गए हैं उसमें किस तरह से यवन व्यापारियों का उल्लेख है और उनके द्वारा भी इनमें सहयोग किया गया है। तो अब आप ये समझिए कि मौर्योत्तर काल में आके जो राजकीय कला थी उसमें जो धनी वर्ग था वो भी अपना सहयोग दे रहा था, यानी ये समझिए कि उनकी स्थिति समृद्ध थी और वो लोग जो है कला को प्रश्रय दे रहे थे। जब हम मेंस में जाएंगे तो इसको और हम विस्तार में समझेंगे, यहाँ भी जो ज़रूरी है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखिए सातवाहन काल में जो है स्तूपों का भी बहुत निर्माण हुआ है, और इसमें कुछ जो प्रसिद्ध स्तूप हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। और आपको ये भी याद रखना है कि ये यहाँ जो मैंने स्तूपों को बताया उनको याद रखना है शुंग में, कि अगर पूछ दिया जाए कि किस काल से संबंधित है। और यहाँ आप जब आइए सातवाहन कला में तो यहाँ भी याद रखिए। तो सातवाहन में जो सबसे प्रसिद्ध स्तूप है वो है अमरावती का। अमरावती का जो स्तूप है उसको महाचेतीय भी कहा जाता है, और इसकी खोज 1797 ईस्वी में मैकेंजी द्वारा की गई थी। इसे महाचेतीय कहा जाता है। ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में पड़ता है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है अमरावती स्तूप की कि यहाँ एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जो महास्तूप के अंड भाग में बनाई जाती थी, जिसे हम आयग पट्ट कहते हैं। और ये भी सीधे सीधे आपसे पूछा गया है कि आयग पट्टों की संरचना जो है वो किस काल के महास्तूप या कहाँ के महास्तूप में पाई जाती है। तो आपको सीधे इस बात को याद रखना है कि ये आयग पट्ट की जो संरचना है ये अमरावती के स्तूप में पाई जाती है।
अब जो है यहाँ देखिए एक स्तूप है भट्टिप्रोलु स्तूप। यह जो है ईंटों से बना है और यहाँ निर्मित सबसे प्राचीनतम ईंटों का स्तूप माना जाता है भट्टिप्रोलु को। और भी यहाँ स्तूप है, जैसे गोली स्तूप है, भट्टिप्रोलु हो गया, लेकिन ये जो है ज़रूरी है आपके लिए। अब इसके बाद देखिए एक यहाँ प्रसिद्ध जो स्तूप है वो है नागार्जुनी कोंडा का स्तूप। अब इस नागार्जुनी कोंडा स्तूप का जो निर्माण है वो इक्ष्वाकु शासकों द्वारा कराया गया था, और इक्ष्वाकु शासकों द्वारा नहीं, इक्ष्वाकु शासकों की रानियों द्वारा कराया गया था। मैंने अभी आपको पीछे एक वीडियो में बताया था कि इस काल के जो शासक होते हैं इक्ष्वाकुओं के, इनके जो शासक थे वो ब्राह्मण धर्म के मानने वाले थे, और जो इनकी रानियां थी वो उनका झुकाव जो था वो बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा था। तो उन रानियों के प्रभाव में जो है इस स्तूप का जो है निर्माण किया गया था। इसकी खोज जो है 1926 में लांग हर्स्ट नामक विद्वान ने की थी। किसकी? नागार्जुनी कोंडा की। और आपको याद रखना है कि अमरावती सातवाहन वंश से संबंधित है और नागार्जुनी कोंडा जो है इक्ष्वाकु काल से संबंधित है। अब सातवाहनों के बाद जो है हम देखेंगे कुषाण कला को। तो कुषाणों के समय मैंने आपको बताया था कि कनिष्क के टाइम में बहुत ज़्यादा जो है कला का विकास होता है, और इनके टाइम में कुषाण वंश में दो मुख्य कला केंद्र के दर्शन हमको होते हैं। तो पहला कला केंद्र जो है वो गांधार कला केंद्र है, और दूसरा जो है आपका वो मथुरा कला केंद्र है। और इन कला केंद्रों में यूनान और रोम के प्रभाव में बृहद पैमाने पे जो है वो बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण होता है। तो जो गांधार कला केंद्र है इसमें जो आप माध्यम देखेंगे, यानी जो जिस पे मूर्तियों का निर्माण होता था या बनाया जाता था वो काले कलर के स्लेटी पत्थर थे। ध्यान रखिएगा कि वहाँ जो है आसपास की खदानों से इनको निकाला जाता था और कला माध्यम यही था। अब 7 केंद्र जो हैं वो गांधार कला केंद्र के हैं, आप बस इसको ऐसे याद कर लीजिए। नगरहार, बामियान, स्वात घाटी, पुष्कलावती, तक्षशिला, कपिसा और बल्क। और ये जो बामियान है गांधार कला का स्वर्ण केंद्र कहा जाता था इसको कला के क्षेत्र में। और आपको पता भी होगा कि अभी 2001 में तालिबानियों ने इसी बामियान में जो बुद्ध की एक बहुत बड़ी प्रतिमा थी उसको बम लगा के उड़ा दिया था। तो वो प्रतिमा देखिए गांधार कला शैली की इसी बामियान में थी। आज वो अपने मूल रूप में नहीं है, वहाँ केवल खाली जगह बचा है। अब यहाँ जो है गांधार में सर्वाधिक जो मूर्तियाँ बनी वो मैत्रेय की बनी है ना। इसको भी आपको याद रखना है कि ये पूछा जा सकता है। और जो गांधार कला है वो यूनानी प्रभाव में समझिए कि एकदम यथार्थ चित्रण किया गया है। आप देखेंगे कि बुद्ध को जो है योग करते हुए दिखाया गया, उनकी हड्डियां दिख रही हैं। तो कला माध्यम में किस तरह से जो है यथार्थता देखी जा सकती है वो आपको गांधार कला केंद्र में देखने को मिल सकता है। अब गांधार के बाद जो दूसरा कला केंद्र था वो था मथुरा कला केंद्र। अब मथुरा कला की विशेषता क्या रहती है कि यहाँ जो है लाल बलुआ प्रस्तर पे मूर्तियों का निर्माण किया गया। और देखिए गांधार में केवल एक चीज़ रहती है कि केवल बौद्ध धर्म से संबंधित जो है कलाओं का निर्माण होता है, लेकिन हम देखते हैं कि मथुरा में बौद्ध, जैन और ब्राह्मण तीनों धर्मों से संबंधित कलाओं का यहाँ पे आपको निर्माण देखने को मिलता है। और जो मथुरा कला की मूर्तियाँ रहती हैं उनका सौंदर्य अच्छा होता है, वो यथार्थता से ज़्यादा जो है सौंदर्य पे मथुरा में ध्यान दिया गया है कलाकारों द्वारा मूर्ति निर्माण में। और यहाँ ब्राह्मण धर्म में विभिन्न अवतार, जैसे भगवान विष्णु के अवतारों को आप देखें कि उन अवतारों को भी दिखाया गया है। जैन धर्म से जो संबंधित तीर्थंकर हैं उनकी मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है और उनको भी जो है कला के माध्यम से दिखाया गया। तो एक तरह से आप ये समझिए कि कला में जो है समन्वय को दिखाया गया। इससे सीधे मेंस का प्रश्न भी बनता है, खैर वो हमें यहाँ चर्चा नहीं करनी है। तो प्रीलिम्स के लेवल पे ये सारी चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए जो जो महत्वपूर्ण हो सकता था इन मौर्योत्तर काल के शासकों वंश के कला केंद्रों में और कलाकृतियों में, उसको मैंने यहाँ आपको बता दिया है। अब इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे आगे गुप्त काल को, और यहाँ आज हमारा क्लास जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।